गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी के अंदर हम मेनली 3 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 9 चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स एंड 10 चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 8th चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर हमने पढ़ना है व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट is it that an inanimate things does not have which to living things has। जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं या अलग अलग टाइप के मैटर ऑब्जेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं, लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? ऐसा क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, ठीक है, या ऐसा कौन सा करेक्टर होता है जो नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट रहता है और लिविंग के अंदर नहीं होता है? द आंसर ऑफ टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? हमारे पास एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट है और वो क्या है? वो है सेल, जो सारे के सारे लिविंग बींग्स में जितने हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं सबके पास प्रेजेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलकर के बने हैं? वो सेल से मिलकर के बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ उनमें से सिंगल सेल्ड हैं, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while other like us composed of many cells and are called multicellular organism। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास केवल एक सिंगल सेल है और उन्हें क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर सेल। और कुछ हमारे जैसे हैं जिनकी काफ़ी बड़ी बॉडी है और उसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental, mental, structural and functional unit of living organism। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करें तो वो क्या कर सकती हैं, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी हो सकती है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती हैं और वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सॉरी उस सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या है? जो लाइफ के लिए या लिविंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम एक पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर सेल्स इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगी। उसके अंदर जितने भी वर्क होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक हम क्या कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म की जाएंगी। The invention of microscope, its importance leading to the electron microscope, relieved all the structural detail of the cell। अच्छा सॉरी, इससे पहले था हैंस। जो सेल है वो क्या है? वो एक फंडामेंटल यूनिट भी है और वो क्या है? एक फंक्शनल यूनिट भी है। फंडामेंटल यूनिट क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं
जितने भी लिविंग बींग्स हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं उन सब की बॉडी काहे की कंपोजिशन से मिलकर के बनी है। उनका जो कंपोजिशन है वो है सेल। ठीक है, तो वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। बिना सेल के लिविंग या फिर लाइफ प्रेजेंट हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि जो सेल है उसके अंदर सारे के सारे बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट रहती हैं जो किसी लाइफ को क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। वो सारे के सारे बेसिक एक्टिविटीज़ किसी सेल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट भी है और एक फंक्शनल यूनिट भी है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ द एंड डिस्क्राइब द लिव सेल। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लिविंग सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब किया वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उसके बाद जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया वो थे रॉबर्ट ब्राउन। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप relevant all the structural detail of the cell। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल को बताया था, लेकिन सब उससे भी पहले रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने सबसे फर्स्ट में सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उसके काफ़ी टाइम बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ। तो इसने काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है सेल का या उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं या न्यूक्लियस है उसका कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ लोकेशन है, इस चीज़ की डिटेल एक क्या बन के निकल के आई, एक डायग्राम निकल के आया कि सेल का आखिर स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो इसके लिए सेल थ्योरी दी गई कि सेल कैसे फॉर्म होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर वो कैसे उसके अंदर फंक्शन चलते हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड में एक सेल थ्योरी प्रेजेंट की। तो सबसे पहले जो वर्क किया वो था 1838 में मैथ्यूस सेचिल्टन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of a plant। इन्होंने क्या किया, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है जूलॉजी जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, दूसरा बॉटनी बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं। तो जो मैथ्यू सैचिल्डन थे वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और बताया कि प्लांट के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और उन सेल के द्वारा एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एक प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट हुए इसी टाइम पीरियड में, उनका नाम था थिएडोर सेजवान। ठीक है, ये थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये प्लांट वाले नहीं, ये एनिमल वाले साइंटिस्ट थे। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जो एनिमल्स की सेल है वो बाहर से एक थिन आउटर कवर से कवर्ड है और उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल
इज़ अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। और इसके अलावा उन्होंने प्लांट सेल टिश्यू का भी स्टडी किया और पता किया कि जो प्लांट की सेल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट कवर जो होती है वो सेल वॉल होती है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Szechuan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। तो अपने ऑब्जर्वेशन की मदद से और जो उस टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट हुए थे, कौन से, सेचिल्डन, उनके जो थ्योरी थी उस बेसिस पे सेचुआन ने एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की। उन्होंने बताया कि जो प्लांट की बॉडी है या फिर एनिमल की बॉडी है वो किस चीज़ की बनी है, वो सेल का कंपोजिशन है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल जो वो होता है उसका कंपोजिशन है। Sechilton and Szechuan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. रुडोल्फ तो जो सेचिल्टन थे और सेचुआन थे उन्होंने साथ मिल करके जो सेल थ्योरी थी उसको क्या किया, फॉर्मुलेट किया। लेकिन उन्होंने ये इस बात को नहीं बताया कि कैसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विरचाओ। इन्होंने 1855 में बताया कि सेल कैसे डिवाइड होती है और कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। First, explain that cell divide and new cell are formed from the pre-existing cell Omis cellulus e cellula. He modified the hypothesis of Szechuan and Sechilton and Szechuan to give the cell theory a final shape. Cell theory has understood today as। तो रुडोल्फ विरचाओ ने सबसे पहले बताया कि जो सेल होती हैं वो कैसे डिवाइड करती हैं और जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। और उन्होंने जो हाइपोथेसिस थी सेचुआन और सेचिल्टन की, उससे उसको एक फाइनल शेप दिया और एक नई सेल थ्योरी बनाई। ठीक है, क्या बातें थी इस सेल थ्योरी की? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात तो पुराने वाले जो सेल थ्योरी थी उसके समान ही है। और एक नई बात निकल के आई, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई सेल बनती है वो पुराने से पहले जो बनी हुई सेल है उससे ही बनती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cell in an onion peel or a human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane। तो प्लांट सेल की जो सेल होती है उसमें सबसे बाहर की ओर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। उसके बाद उससे लगी हुई क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें केवल एक आउटर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट रहती है जो सेल को सेपरेट करती है। ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है जो काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम where in turn contain the genetic material DNA। तो न्यूक्लियस के अंदर जो काफ़ी डेंस एरिया है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। या क्रोमोसोम क्या होते हैं अगर हम कहें तो एक जेनेटिक मटेरियल है। जैसे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है,
डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, where cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्डेड है, एक मेम्ब्रेन के अंदर कैप्चर्ड है, तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ऐसे सेल्स जिनमें सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. तो दोनों टाइप की सेल्स के बीच में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये सेल का अधिक से अधिक वॉल्यूम को क्या कर रहे रहता है? घेरे रहता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना of cellular activities in both the plant and animal cell। तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या की जाती हैं? परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। और यहाँ पर क्या होती हैं? बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से लाइफ क्या हो? एक लिविंग स्टेट में बनी रहे। ठीक है। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bond distinct structure called organelles। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड के अलावा यहाँ पर क्या होते हैं? और जो आउटर स्ट्रक्चर हमारा है सेल का, चाहे वो सेल वॉल हो या फिर सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जिनके बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे किसके पार्ट हैं? इनको हम बोलते हैं सेल के पार्ट। और ये क्या हैं? और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि ये जितने भी आपको नाम सुनाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। इनके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनमें ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।